अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोगों का खैर मकदम है। आज हम लोग पढ़ेंगे आप बीती, सफ़रनामा और दिबाचा। ये लगभग हर टीचर के एग्ज़ाम में, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो या पीआरटी हो, सब में ये पूछता है। चाहे आप उत्तर प्रदेश टीचर के एग्ज़ाम दे रहे हों या बिहार दे रहे हों या राजस्थान दे रहे हों या दिल्ली दे रहे हों, कहीं के भी उर्दू टीचर में ये तीनों से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना पहला क्वेश्चन। आज शुरू करते हैं पहले दिबाचे से। दिबाचा किताबों के इब्तदाई सफ़हा में मुसन्निफ़ की शख्सियत या फ़न के तारुफ के तौर पर जो तहरीर शामिल की जाती है उसे दिबाचा कहते हैं। हम जब भी कोई किताब खोलते हैं तो उसके सामने जो पहले सफ़े पर कुछ बातें लिखी होती हैं उस किताब के बारे में और उस मुसन्निफ़ीन के बारे में, उसी को ही दिबाचा कहते हैं। उसे जो लिखा होता है उसे दिबाचा कहते हैं। अमूमन दिबाचा किसी मशहूर कलमकार या दानिश्वर से लिखवाया जाता है। जब भी कोई किताब लिखा जाता है तो जो दिबाचा है उसका जो वर्ड देखेंगे ना, जो उसके जो लफ्ज़ देखेंगे बहुत हार्ड लफ्ज़ होते हैं और बहुत ही सलीके से लिखे होते हैं। तो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। ये बहुत मशहूर जो दानिश्वर होते हैं, जो बहुत सारे इनके पास अल्फाजों के बहुत सारे अंबार होते हैं, वही दिबाचा को लिखते हैं। लेकिन कभी खुद मुसन्निफ़ अपनी किताब के बारे में ख़यालात का इज़हार करता है। इस तहरीर को दिबाचा तकरीज़ या पेश लफ्ज़ का उन्वान दिया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है जो मुसन्निफ़ होते हैं अपनी किताब के, वो खुद ही अपनी किताब के बारे में लिख देते हैं, क्योंकि अपने किताब के बारे में वो खुद बेहतर जानते हैं किसी और से। मैं आपको कुछ और बताऊंगा, लेकिन उससे बेहतर मैं खुद को जानता हूँ। तो इसलिए अगर जो मुसन्निफ़ीन होते हैं, और जो भाई ज़ाहिर सी बात है, जो मुसन्निफ़ है जो किताब लिखते हैं अपना, वो बहुत सारे ज्ञान की, बहुत सारी उनके पास इल्म होगी और बहुत सारा लफ्ज़ के अंबार होंगे, तभी तो उन्होंने किताब लिखा है। इसीलिए वो दिबाचा भी लिख देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो किताब तो लिख देते हैं लेकिन दिबाचा लिखने में थोड़ा सी कठिनाई महसूस होती है, तो वो किसी जो मशहूर दानिश्वर लोग होते हैं उनसे अपना दिबाचा लिखवा देते हैं। तसनीफ़ व तालीस के इब्तदाई दौर में तखरीज़ निगार का तरीक़ा आम था, जिसमें किताब लिखने वाले के मदह सराई की जाती थी। इसके बाद पेश लफ्ज़ और दिबाचा नोएसी का चलन आम हुआ, जिसके ज़रिए न सिर्फ किताब और मुसन्निफ़ का तारुफ किया जाता है, बल्कि किताब की नुमाया खुद हाल खुदो खाल के भी निशानदेही की जाती है। पहले जब किताब लिखी जाती थी ना, तो उसमें ज़्यादातर नहीं लिखा जाता था, बस किताब लिख दिए, पन्ना पलटिए, कहानी शुरू। लेकिन अभी क्या है, जब भी हम कोई किताब खोलते हैं तो उसमें पहले फ़हरिस्त मिलता है, उसके बाद दिबाचे मिलते हैं, ठीक है, मुसन्निफ़ के बारे में होते हैं, उसके बाद उसके पता वता लिखा होता है या पहले पता लिखा होता है, मतलब इस तरतीब से दिया होता है। उसके बाद फिर कहानियाँ शुरू होती हैं। कहानी में भी अब बहुत सारी किताब है, पहले उस कहानी को शॉर्ट फॉर्म में बयान कर देंगे, फिर अगले में जो है उसको पूरा डिटेल से बयान करेंगे। मतलब लिखने वाले अपने अंदाज में लिखे रहते हैं। मतलब कोई ऐसा है कि जो कि सिर्फ कुछ मोटी किताब है, कुछ देर में पढ़ना चाहता है, उसे कुछ घंटों में या कुछ मिनटों में पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए कुछ किताबें में अभी शॉर्ट स्टोरी की, वही लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट स्टोरी बनाकर 1-2 पेज में या 4-5 पेज में उसको बयान कर दिया जाता है। उसके बाद आप उसको डिटेल में पढ़ते रहिए तफसीर के साथ। तो कुछ किताबें में ऐसी होती हैं। और पहले जो था ये सब दिबाचे का जो रस्म नहीं था, उसके बाद धीरे धीरे जो लोग आते गए, अपने मुसन्निफ़ीन लोग, वो धीरे धीरे दिबाचा देते गए और अपनी किताब के बारे में तारीफ़ करते गए। ये किताब इस बारे में लिखा है, ये कहानी ये बताता है, ये मुसन्निफ़ ऐसे से हैं, ये इन्होंने ये किया है, वो किया, मतलब अपने बारे में तारीफ़ लिखते चले गए, करते चले गए। धीरे धीरे इसका रिवाज शुरू हो गया और काफ़ी राइज हो गया, चलन हो गया। और आज के दौर में हम ये देखते हैं कि लगभग हर किताब में दिबाचे आपको मिलेंगे, ठीक है, चाहे वो आप उर्दू पढ़ें या हिंदी की या अंग्रेज़ी की, चाहे किसी भी ज़बान की आप किताब को पढ़ें, उसमें आपको दिबाचे ज़रूर मिलेंगे। अब पेश लफ्ज़ या दिबाचे को नए नए उन्वान के तहत लिखा जाता है। इख्तिसार के साथ, मैंने अभी बताया ना, नए नए उन्वान के साथ लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। इख्तिसार के साथ हकीकत पसंद ख़यालात पेश करने के अलावा नुक्ता आफरीनी और मुसन्निफ़ के बाद काबिल ज़िक्र व दिलचस्पी ख़ुसूसियात के ज़िक्र करने की वजह से दिबाचे नवीसी काफ़ी फ़रोग़ हासिल हुआ है।
मतलब धीरे धीरे अब दिबाचे काफ़ी फ़रोग़ हासिल हो गया और लगभग हर किताब में आपको दिबाचे देखने को मिलता है। गोया कि दिबाचा नोसी एक ऐसा फ़न है जिसमें तनक़ीद व तहक़ीक़ के बजाय किताब के मतन से क़ब्ल एक तासीराती मज़मून शामिल किया जाता है। तनक़ीदी या तहक़ीक़ी नौइयत के दिबाचे भी लिखे जाते हैं। तनक़ीद और तहक़ीक़ मतलब उसमें सोच समझ और उसकी जो उसकी पूरी निचोड़ जो होती है वो क्या कहती है किताब के बारे में, ये बताया जाता है। तनक़ीद और तहक़ीक़ वही है, हम आगे कल पढ़ेंगे तनक़ीद और तहक़ीक़ के बारे में, ठीक है। तो इसमें तनक़ीद और तहक़ीक़ का भी दिबाचे में दे दिया जाता है। रिवायत है कि दिबाचे में तनक़ीदी व तहक़ीक़ अंदाज़ इख्तियार किया जाए तो अक्सर इसे मुक़दमा का नाम दिया जाता है, जो क्योंकि तनक़ीद और तहक़ीक़ दोनों लफ्ज़ लगभग समान है, एक तरह के हैं देखने में, लेकिन इनका जो है इनका जो अलग एरिया इनका बहुत अलग-अलग है, ठीक है। इनका काम तनक़ीद का अलग काम होता है, तहक़ीक़ का अलग काम होता है, और दोनों को हम अच्छे से डिफ़ाइन करेंगे, पढ़ेंगे कि तनक़ीद क्या होता है, तहक़ीक़ क्या होता है। जो दिबाचे खालिस तनक़ीदी और नौइयत में है, उनका ज़िक्र तनक़ीद की सनफ़ में होगा, जैसे ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की मशहूर ज़माना मुस्तस हाली की दिबाचा, जिसके बाद मुक़दमा के ज़ेर उन्वान तनक़ीदी दिबाचे हसन हाली की मशहूर तनक़ीदी दिबाचे लिखे गए और यह सिलसिला हनूज़ दार है। ताहम तासीराती और तारुफ़ी दिबाचे भी मुक़दमे के उन्वान से शामिल होते रहे हैं। उर्दू में दिबाचा तहरीर करने के रवायत का आगाज़ मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने किया है। इसके कलियात का दिबाचा और उर्दू में लिखा गया है। जुनूबी हिंद के बाज़ मुहक़्क़िक़ीन के बमूजब मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा उसे क़ब्ल मदारिस के एक अहम अदीब मोहम्मद बाक़िर थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वालिद थे। मोहम्मद बाक़िर आगा वलीरी ने सबसे पहले उर्दू में दिबाचा नवीसी का बुनियाद रखा, ठीक है। अब देखते हैं हम सफ़रनामा। उर्दू में सफ़रनामा किसे कहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। उर्दू में दास्तानवी सफ़रनामों की रिवायत आम थी। पहले जो है सफ़रनामे काफ़ी ज़्यादा लिखे जाते थे, मतलब कि जब भी उर्दू जो दास्तान होती थी ना, उसमें सफ़र के बारे में काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की आमद के बाद सफ़रनामों में हक़ाइक़ पर बनी वाक़यात, तजज़ियात, मुशाहरात और चश्मो-दीद मनाज़िर का ज़िक्र किया जाने लगा। ऐसा पहले आप कुछ लोगों के मुँह से सुने भी होंगे, मैं फ़लाँ जगह गया था तो वहाँ पे मैंने देखा, अब वहाँ का उन्होंने वाक़या बयान शुरू कर दिया। तो सफ़रनामा वो इसी तरह का होता है। बादशाहों के ख़ास मुक़र्रबीन ने रोज़नामचों और डायरों के शक्ल में सफ़रनामे लिखे। रिवायती क़िस्से कहानियों से गुरेज़ करते हुए हक़ाइक़ की पेशकशी की वजह से सफ़रनामे को गैर अफ़सानवी नस्संफ़ अदब में ख़ास अहमियत हासिल हुई है। तिजारत हुसूल, इल्म तबलीग, दीन जहांबानी, सियासी मक़ासिद, तलाशी माश, मक़ासिद मक़ामात मक़सद की ज़ियादत और इस नौइयत के कितने ही मक़ासिद हैं जिनके लिए इंसान सफ़र करता रहा और सफ़रनामे की तहरीर करता रहा। मतलब जब भी कोई लोग सफ़र में जाते थे, कुछ वाक़या वहाँ के पेश नज़र आता था उनके सामने, तो वो उसे बयान करते थे, उसे लिखते थे। जब बयान नहीं कर पाते तो उसे लिखते थे। हमने बहुत सारी इसे किताब में पढ़ा भी है, लिखा भी, देखा भी है और सुना भी है कि जब भी कोई बड़े-बड़े जो इतिहासकार या जो बड़े-बड़े मुसन्निफ़ीन होते हैं, वो अपना कहीं दूसरे जाने का वाक़या बयान करते हैं। हमारे यहाँ भी हमारे दोस्त यार, हमारे भाई, वालिद साहब जब कहीं जाते हैं तो वहाँ के कुछ वाक़यात बयान करते हैं, वही सफ़रनामा है। जो अगर हम उसे तहरीरी शक्ल दे देते हैं तो वो सफ़रनामा हो जाता है, और अगर ऐसे ही हो गया तो वो किस्सा कहानियों में बदल जाता है, ठीक है। तो किस्सा कहानियाँ जो होते हैं वो हकीकत से दूर होते हैं, लेकिन जो सफ़रनामा होता है वो हकीकत ही होती है, जो हम अपनी आँखों से देखे होते हैं, जो हमने अपनी ज़िंदगी में जिया होता है उस सफ़र के दौरान, वो चीज़ें सफ़रनामे में लिखी जाती हैं। आगे देखते हैं। उर्दू में सफ़रनामे की रिवायत का आगाज़ 1847 यानी आज़ादी से 100 साल पहले और 1847 में हुआ, जबकि मोहम्मद यूसुफ़ खान कंबल पोश ने अजाइब फ़िरंग लिखी।
اس کتاب میں سفر انگلستان کے دلچسپ حالات بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد سر سید احمد خان صاحب نے مسافران لندن اور شبلی نمائی نے سفر نامہ مسرو روم شام تحریر کیا، جنہیں اردو کے ابتدائی سفر ناموں کا موقف حاصل ہے۔ اردو کے ابتدائی سفر ناموں میں 3 لوگ سب سے نمبر پہ آتے ہیں۔ پہلے یوسف خان صاحب، یوسف کمبل پونچ خان صاحب تھے، اس کے بعد تھے سر سید احمد خان صاحب، اس کے بعد شبلی نعمانی صاحب تھے۔ سفر ناموں میں داستان کی داستان ترازی، ناول کی فسانہ ترازی، افسانے کی چونکا دینے والی کیفیت اور ڈرامے کی منظر کشی ملتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بات بتانے والے کئی سارے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر ہم 10 لوگوں کو ایک ہی بات بتانے کے لیے بول دیں تو وہ ایک ہی بات کو 10 لوگ 10 طریقے سے بتائیں گے۔ جس کے پاس جتنا ٹیلنٹ ہوتا ہے، جتنا گیان ہوتا ہے، جتنی اس کے پاس لفظوں کا وہ انبار ہوتا ہے، ڈھیر ہوتا ہے، وہ اتنا اسی بات کو بنا کر بتاتا ہے۔ تو ایسے ہی جو مصنفین ہوتے ہیں، جو اتہاسکار ہوتے ہیں، جن کے پاس لفظوں کا اور لفظوں کا انبار ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک بات کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور اس میں ایسے واقعات پیش کر دیں گے کہ آدمی حیرت انگیز ہو جائے گا کہ یار کیا ہونے والا، مطلب کہ سسپینس لا دینا اس میں، پھر ڈر کا ماحول بنا دینا، پھر ایسے پیش کر دینا کہ جو ریئل لائف ایسا لگتا ہے سننے کے بعد کہ جو ہم ریئل لائف میں اسے جی رہے ہوں، اور ریئل لائف سے بھی کہیں زیادہ دلچسپ اسے بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے، ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ ریئل میں ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو وہ اتنا اہم نہیں نظر آتا، اتنا دل پہ وہ اثر نہیں کرتا، لیکن جب وہی چیز ہم پڑھیں گے تو وہ دل پہ اثر کرتا ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ سے آنسو بھی گر جاتے ہیں وہ چیز پڑھنے پہ، لیکن جب ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے دل پہ اتنا اثر نہیں کرتا۔ تو یہ بیان کرنے والے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ یعنی فنکشن کے تمام اصناف اور اوصاف سفر ناموں میں ملتے ہیں۔ کرنل محمد خان کی خود نوشت سماعت بجنگ آمد سفر نامے کے اندر پر لکھی گئی ہے۔ جدید ترین سفر ناموں کا رجحان شگفتہ بیانی سے عبارت ہے۔ آج کے سفر نامے کا گائیڈ بک نہیں بلکہ ادب اور سیاحت کا حسین ترین اظہار بن گیا ہے۔ ابن انشا، ممتاز مفتی، مستنصر حسین، تاڑتڑ متجابہ حسین اور یوسف ناظم کے سفر نامے مشہور ہیں۔ اگلا دیکھتے ہیں اردو کے اہم سفر نامے۔ اس میں اردو میں بہت سارے سفر نامے لکھے گئے ہیں، جن میں اہم جو خاص ہیں، جو خاص طرح ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں، ان کو ہم دیکھیں گے۔ اس میں احتشام حسین کا آتا ہے حاصل اور سمندر۔ گوپی چند نارنگ کا آتا ہے سفر آشنا۔ علامہ شبلی نعمانی کا آتا ہے سفر نامہ مسرو روم و شام۔ یوسف خان کمبل پوش کا آتا ہے عجائبات فرنگ، اور اس کے بعد آتا ہے ویدراہی کا پاکستان یا تیرا۔ اس کے بعد آئے گا ممتاز مفتی کا ہند یا تیرا لبیک۔ اس کے بعد آتا ہے وزیر آغا خان شام کا منیر سے۔ انتظار حسین کا ہے ضمیر اور فلک۔ ابن انشا کا ہے ابن بطوطہ کے تعاقب میں نگری فرا مسافر۔ سید سلیمان ندوی صاحب کا ہے سیر افغانستان، اور رضا علی عابدی کا ہے شیر دریا۔ آگے دیکھتے ہیں ڈاکٹر آغا سہیل کا ہے افق تابہ افق۔ اشفاق احمد کا ہے سفر در سفر۔ خواجہ سیدین کا ہے دنیا میرا گاؤں۔ انیس چشتی کا ہے وادی نیل میں 20 دن۔ عبد الماجد دریابادی کا ہے سفر حجاز، اور سر سید احمد خان صاحب کا ہے سفر انگلستان اور مسافران لندن۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے آپ
आप बीती के बारे में मैंने कल की क्लास में कुछ आपको बताया था, और आज उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप बीती खुद पर बीते हुए हालात के जिक्र आप बीती कहलाते हैं। बनवास की ज़िंदगी, कैद के हालात, नज़रबंदी के दौर के हालात और वाक़यात का ज़िक्र भी आप बीती के ज़रिए मुमकिन है। आप बीती में कोई एक किस्सा कहानी कहा जाता है, जैसे कि अगर मैं अपने मदरसे के बयान करूँ तो मैं उसे आप बीती बता सकता हूँ कि मेरी सिर्फ एक वाक़या था मेरे मदरसे का। अगर मैं अपनी ज़िंदगी अपने कॉलेज का बयान करने लगूँ तो मैं वो बयान कर सकता हूँ कि मैंने अपने कॉलेज में कैसे गुजारा, तो ये मेरी आप बीती होगी। मैं अगर किसी सफ़र पे गया हूँ, या मैं कहीं कोई ऐसा किसी एक रात का या कोई एक ऐसा मंजर मैंने देख लिया है जो मेरे पे खुद पे गुजरा है, वो उस हो गया एक आप बीती। ठीक है, सफ़र पे लिख दिया तो वो सफ़रनामा हो गया। आप बीती जो पूरी ज़िंदगी के हालात नहीं होती, बस ज़िंदगी की कुछ हिस्से की एक पल के बाद जो पूरी एक वाक़या होती है, ठीक है, उस पर आप बीती लिखी जाती है। फ़नी एतबार से आप बीती एक ऐसी तहरीर है जिसमें खुद पर गुजरे हुए अच्छे और बुरे हालात के अलावा सदमात, तासरात का इजहार भी किया जाता है। आप बीती लिखने वाले अपने हालात और दिलचस्प वाक़यात के ताने बाने में तासरात को बंद कर खुद नविश्त को मवाद तैयार करते हैं। गोया के आप बीती में न किस्सा कहानी का जिक्र होता है और न ही फर्जी वाक़यात का बयान मुमकिन होता है। आप बीती में फर्जी कहानी का बयान आएगा ही नहीं, क्योंकि आप पे जो बीती हुई है, मतलब आपने जो जिया है, आप पे जो गुजरी है, वो बातें बयान की जाती है। उर्दू नस्र में आप बीती एक ऐसी सनफ़ है जो हर दौर में राइज रही और आज भी उसका सिलसिला दराज है। बहुत सारे ऐसे बीती लिखे गए हैं जो किसी किसी ने अपने जेल पे लिखा है, किसी ने अपने बनवास पे लिखा है, जो अपनी कहीं चले गए बनवास पे भी जो लिखा हुआ है। कई किसी जो जेल के में चले गए वो जेल का सफ़र के बारे में लिखा हुआ है। जो अपने कहीं चले गए उस जो उन पे गुजरी है, जो वाक़या हुआ है, जिसे कोई कहीं कहत होता आ गया उस पे लिखा है, तो उसके बारे में उन्होंने आप बीती लिखी है। 1857 के गदर के दौरान हिंदुस्तान के बाशिंदों पर जो मुसाइफ गुजरे हैं उन्हें आप बीती की सूरत में बयान किया गया। अब 1857 जो एक साल डेढ़ साल के करीब लगा था, करीब करीब एक साल 6 महीने लगे, इसमें जो हर शख्स पे और शहर पे और जो गुजरा था, उन्होंने जो देखा अपने आंखों से, जो उन पे गुजरा, उस पे जो उन पे बीता, उसी पे लिखा है उन्होंने आप बीती। आप बीती यानी जो आपने आप पर बीता हो, आप पर बीता हो, अपने आप पे बीता हो, वह आप बीती कहलाता है। सबसे आसान तरीका। अल्लामा फजलुल हक हैराबादी अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह ने अजीज अंडमान यानी काला पानी में रहते हुए आसिरतुल हिंदिया यानी बागी हिंदुस्तान तहरीर की, जो इनकलाब आज़ादी का एक मुस्तंद तरीन माखुज है। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जो कि काला पानी में और जेल में रहते हुए भी अपनी बहुत सारी किताबें लिखी हैं। ठीक है, किसी तरह किसी कपड़े पे, किसी पत्ते पे या किसी कागज़ पे वो लिखा करते थे उसे हालात ज़िंदगी, और उसे किसी ज़रिए से उसे जेल से बाहर भेज दिया करते थे। ठीक है, बहुत सारे ज़रिया हुआ करते थे। अलसूरतुल हिंद और कसायद फितनतुल हिंद मंजूम को अल्लामा खैराबादी ने कैद तन्हाई से 1860 में बजरिया हज़रत मुफ्ती अनायत अहमद काकोरी ने अपने फर्जिंद मौलाना अब्दुल हक खैराबादी के पास कोयला और पेंसिल से कपड़ा वगैरह लिख कर भेजा, बहिफाजत तमाम भेजा था। अभी मैंने बताया कि वो कपड़े पे, पत्ते पे या किसी कागज़ पे वो लिखा करते थे, किसी पेंसिल से या खड़िए से या किसी भी तरह से उसे लिख कर भेजा करते थे, वहाँ के वाक़यात, वहाँ के हाल। और जिसके पास वो भेजते थे वो उसे पेपरों में, अखबारों में, किताबों में छपवा दिया करते थे। इस किताब पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तारुफ लिखा है कि मौलाना मोहम्मद शहीद अब्दुल शाहिद खान शेरानी ने 1946 को तर्जुमा करके शाये किया है। सोचिए, हमारे जो अकाबरीन थे उन्होंने हिंदुस्तान की लड़ाई के लिए कितने ज़ोरों शोर से, शिद्दत से काम किया है, लेकिन आज
हमारे अकाबरीन को बिल्कुल हटा दिया गया है, ना के बराबर नाम दिया गया है। एक दो ऐसे मुसलमान हैं जिनका नाम दिया जाता है, लेकिन जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, उनका नाम बिल्कुल है ही नहीं। आज हिंदुस्तान की तारीख जब हम पढ़ेंगे तो उनमें आधा से ज़्यादा सिर्फ हमें झूठ दिखाया जाता है। अभी जब आप जो किसी भी एग्ज़ाम में जो पढ़ाई जाती है, कंपटीशन एग्ज़ाम में, जब आप वो वाला तारीख पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उस हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ ये दिखाया जाता है, ये बताया जाता है कि सिर्फ कांग्रेस की वजह से हिंदुस्तान ने आज़ादी पाई है। कांग्रेस को हीरो दिखाया गया है एक नंबर पे, बाकी सब उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बाकी किसी का उतना रोल ही नहीं रहा है। हकीकत यही दिखाया जाता है कि कांग्रेस अगर नहीं होता तो आज हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ होता। कहने का उनका अंदाज़ा यही मिलता है। लेकिन सभी लोगों ने हिंदुस्तान की आज़ादी में बहुत 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 अपना जान निछावर किया है, ठीक है। तो मोहम्मद जाफ़र थानवी की किताब काला पानी को उर्दू की अव्वलीन आवृत्ति की हैसियत से शहरत हासिल है। ये किताब मेरे पास है, मोहम्मद जाफ़र सिवा की काला पानी किताब है, और मैं ऐसे आधा ही पढ़ पाया हूँ, अभी तक पूरा पढ़ नहीं पाया हूँ, टाइम ही नहीं मिल पाया। तो कभी मैं इसके जब इसे पूरा कर लूँगा तो इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, इसका लेके किताब वीडियो लेके आऊँगा इसके बारे में, आपके बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अस्सलाम वालेकुम।